बघेल ट्यूटोरियल्स ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। आइए आज की सुर्खियों को देखते हैं और इससे अपनी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को निकालने का प्रयास करते हैं। तो ये खबर आप पढ़ रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये बिसाहू दास जी हैं। ये देख रहे हैं बिसाहू दास जी हैं। इनकी पहचान एक राजनीतिज्ञ के रूप में है और ये देश भर में एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ के रूप में प्रसिद्ध हैं। और ये जो बिसाहू दास जी हैं अपने तत्कालीन समय में पूरे मध्य प्रदेश में, जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के अंतर्गत शामिल था, तब उसमें ये सबसे योग्य राजनीतिज्ञ थे। ये लंबे समय तक विधायक मध्य प्रदेश के एवं मंत्री भी रह चुके हैं। बिसाहू दास जी एक राजनीतिज्ञ थे, प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे और अविभाजित मध्य प्रदेश में विधायक और मंत्री भी रह चुके हैं। इनका जन्म सारा गांव में हुआ था। इनका जन्म सारा गांव में हुआ था। सारा गांव कहाँ है? जांजगीर चांपा में। कहाँ है? जांजगीर चांपा में। और ये जो बिसाहू दास जी थे, इनके आदर्श थे महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों का यह अनुपालन किया करते थे। उन्हीं के दिखाए रास्तों पर जन जागरूकता लाने का प्रयास करते थे। एक स्वतंत्रता सेनानी थे बिसाहू दास जी। राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में पहचान है इनकी। और ये जो थे ये कबीर पंथ को मानने वाले थे। बिसाहू दास जी कबीर पंथ के अनुयायी थे। कबीर पंथ के अनुयायी थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा है कि बिसाहू दास जी का योगदान छत्तीसगढ़ के कोरबा के निवासी जो कोसा बुनकर का काम करते हैं उनको ख्याति दिलाने में पूरे राष्ट्र स्तर पर और विश्व स्तर पर इनका विशेष योगदान है। बुनकरों के लिए ये विशेष महत्व रखते हैं बिसाहू दास जी। इसीलिए छत्तीसगढ़ में श्रेष्ठ बुनकरों को पुरस्कार इन्हीं के नाम पर दी जाती है। बिसाहू दास श्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार प्रदान किया जाता है छत्तीसगढ़ के बुनकरों को। और आप यहाँ देख रहे होंगे तो कोरबा का जो शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय है उनका नामकरण भी इन्हीं के नाम पर किया गया है। ये सारी जानकारी यहाँ लिखित है, इसको आप नोट कर लीजिएगा और अपने परीक्षा के लिए तैयार रहेंगे। आइए आगे चलते हैं हम लोग और इससे जुड़े प्रश्न को देख लेते हैं। तो ये आप देखेंगे बिसाहू दास महंत का जन्म स्थान है सारा गांव जांजगीर। ये बिल्कुल सही है। ये देख रहे हैं तो ये क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। कोरबा बिल्कुल नहीं। पाटन दुर्ग ये भी नहीं। नांदगांव मुंगेली ये भी नहीं। तो सही ऑप्शन है सारा गांव जांजगीर में हुआ था। इन्होंने बुनकरों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। और कोरबा का जो शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय है इन्हीं के नाम पर उस महाविद्यालय का नामकरण किया गया है। आप देख रहे होंगे तो जो दूसरे महान पुरुष हैं वो है पंडित रामदयाल तिवारी जी। पंडित रामदयाल तिवारी जी। पंडित रामदयाल तिवारी जी छत्तीसगढ़ के कुछ साहित्यकारों में से हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध थे। रामदयाल तिवारी जी ये एक साहित्यकार थे और उससे भी बड़े एक आलोचक थे। और इनकी आलोचना की सबसे विशेष बात थी कि ये निष्पक्ष होकर आलोचना करते थे। और ये एक साहित्यकार थे और इनको नमन किया है मुख्यमंत्री जी ने। तो आइए इनसे जुड़ी कुछ चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। ये जानकारी लिखी हुई है पूरा इनका जीवन परिचय, लेकिन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखेंगे ये जो रामदयाल तिवारी जी हैं, रामदयाल तिवारी जी, इनका जन्म हुआ था रायपुर में। इनका जन्म हुआ था रायपुर में 1892 में इनका रायपुर में जन्म हुआ था। और ये जो रामदयाल तिवारी जी थे ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे। अपनी रचनाओं के माध्यम से जनमानस में राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति भावना का प्रचार करते थे। और ये एक साहित्यकार थे। ये एक आलोचक थे।
इनके आलोचना की सबसे विशेष बात यह है कि ये निष्पक्ष होकर आलोचना करते थे। तो साहित्यकार थे, तो कौन कौन सी इनके साहित्य हैं उनको भी देख लेते हैं। इनका जो सबसे प्रसिद्ध साहित्य है वो है गांधी मीमांसा। यही वो रचना है जिसके माध्यम से रामदयाल तिवारी जी राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हुए। दूसरी इनकी रचना है गांधी एक्सरेड। दूसरी इनकी रचना है गांधी एक्सरेड। तीसरी इनकी रचना है हमारे नेता। चौथी इनकी रचना है स्वराज प्रश्नोत्तरी। और इन्होंने मैथिली शरण गुप्त की रचना यशोधरा की समीक्षा भी की है इन्होंने। तो ये कुछ रचनाएं हैं रामदयाल तिवारी जी की, उसको आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। जैसे गांधी मीमांसा है, गांधी एक्सरेड है, हमारे नेता हैं, स्वराज प्रश्नोत्तरी है और यशोधरा, ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। और इनकी रचना का मैथिली शरण गुप्त की रचना यशोधरा की समीक्षा किसने किया था? तो रामदयाल तिवारी जी ने किया था। आगे हम देख लेते हैं साथियों कि ये जो रामदयाल तिवारी जी हैं इनको छत्तीसगढ़ का विद्यासागर भी कहा जाता है। इनको छत्तीसगढ़ का विद्यासागर भी कहा जाता है। तो रामदयाल तिवारी जी से जुड़ी जानकारी को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। विशेष रूप से उनकी रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इनके जीवन परिचय को आप देख रहे होंगे, तो यहाँ देखेंगे इनके जीवन परिचय को, तो आप मुख्यमंत्री जी ने योद्धा पंडित रामदयाल तिवारी जी की जयंती पर उन्हें नमन किया है। तो उनकी क्या थी? जयंती थी। ये आप देख रहे होंगे, तो उनकी जयंती पर उनको नमन किया है मुख्यमंत्री जी ने। तो रामदयाल तिवारी जी एक धुरंधर विद्वान थे और कई भाषाओं को ये जानते थे और ये अपनी रचनाओं से राष्ट्रीय आंदोलन में भी इन्होंने योगदान दिया है। तो इसको देख लेते हैं। और इन्होंने उमर खयाम की भी समीक्षा की है। उमर खयाम देख सकते हैं आप। और मैथिली शरण गुप्त की रचना यशोधरा का भी समीक्षा किया है इन्होंने। गांधी मीमांसा और आप देख रहे होंगे, तो और इनकी रचना क्या है? गांधीजम एक्सरेड है। आगे देख रहे होंगे तो आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कल्चर भी इनकी एक रचना है, उसको भी ध्यान रखेंगे आप। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कल्चर, ये अंग्रेजी भाषा के भी साहित्यकार थे, बहुत ही विद्वान पुरुष थे, धुरंधर थे। तो इनको भी आप ध्यान में रखेंगे। ये जीवन परिचय है। और ये देख रहे होंगे तो हमारे नेता और स्वराज प्रश्नोत्तरी। तो आपका कर्तव्य बनता है जब इनकी जयंती है तो आप इसके बारे में जानें। ये जरूरी नहीं है कि आप साहित्य पढ़ते वक्त ही इनके बारे में पढ़ें। अगर आप अभी एक बार पढ़े रहेंगे इनकी जयंती के अवसर पर, तो जब आप साहित्य में इनका अध्ययन करेंगे तो आपको विशेष रूप से सहायता प्राप्त होगी। आगे चलते हैं और इससे जुड़े प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। हमारे नेता और स्वराज प्रश्नोत्तरी के रचयिता कौन है? पंडित सुंदरलाल शर्मा? तो नहीं, पंडित सुंदरलाल शर्मा नहीं है। ठाकुर प्यारेलाल गुप्त? ये भी नहीं है। विनय पाठक? ये भी नहीं है। रामदयाल तिवारी जी हैं। तो चलिए आगे चलते हैं अगली सुर्खियों की तरफ। हमारी अगली सुर्खी है, ये जो खबर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए छत्तीसगढ़ में जो अभी तक वर्षा हुई है वो लगभग 46 सेंटीमीटर के आसपास हुई है। अभी तक जो वर्षा आप देख रहे होंगे तो 45.9 सेंटीमीटर, यहाँ आप मिलीमीटर में देख रहे हैं, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है सेंटीमीटर में। और अभी तक जो सबसे अधिक वर्षा हुई है, अगर आप छत्तीसगढ़ के मैप को देखेंगे, छत्तीसगढ़ के मैप को देखेंगे तो आपको कुछ चीज़ें पता चलेगा। वो आपके विश्लेषण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों।
ये आपको जानना ही चाहिए। तो छत्तीसगढ़ का मैप देखेंगे तो ये वाला जो क्षेत्र है अभी तक इसने सबसे अधिक वर्षा प्राप्त की है। ये जो बीजापुर और नारायणपुर का क्षेत्र है यहाँ सबसे अधिक वर्षा हुई है और आप देख रहे होंगे तो 115 सेंटीमीटर के आसपास, 115 सेंटीमीटर के आसपास। और ये जो सरगुजा संभाग है यहाँ पर वर्षा अभी कम हुई है। वर्षा कम होने के साथ साथ ये जो नॉर्थ वाला पार्ट है छत्तीसगढ़ का, यहाँ वर्षा कम होने के साथ साथ वर्षा सही समय में नहीं हुई, जिससे खेती को बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। बलरामपुर में तो अभी तक मात्र 15 सेंटीमीटर की बारिश हुई है और इस वजह से इस संभाग में जो कृषक हैं उनके जीवन निर्वाह का खतरा उत्पन्न हो गया है, क्योंकि खेती ही उनकी आय का मुख्य जरिया है। किसानों की आय का मुख्य जरिया है खेती, और वो खेती निर्भर करती है मानसून पर, क्योंकि सिंचाई और संरचना अभी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाई है। पर्याप्त से तो बहुत ही ज़्यादा नीचे है। और आप देख रहे हैं वर्षा मात्र 15 सेंटीमीटर। सरगुजा संभाग में अभी वर्षा बहुत कम हुई है। वर्षा और जितनी भी वर्षा हुई है वह खेती के लिए अनुपयुक्त समय में हुई है, जिसके कारण वहाँ के किसानों के लिए जीवन निर्वाह का खतरा उत्पन्न हो गया है। तो ऐसे में संभाग आयुक्त, डिवीजन कमिश्नर ने, संभाग आयुक्त ने सभी जिलों के कलेक्टरों से कहा है कि आप लोग सभी जिलों के कलेक्टरों से उन्होंने कहा है कि आप लोग पंचायत विभाग, वन विभाग आदि से बात करके इन जो किसान हैं जो खेती नहीं कर पा रहे हैं मानसून के प्रारूप में बदलाव के कारण, उनके लिए आप रोजगार की व्यवस्था करिए, उनके लिए आप रोजगार की व्यवस्था करिए। तो ऐसे ही 2 रोजगार मैं आप लोगों के लिए लाया हूं, तो उसको देख लेते हैं हम लोग। ये जानकारी लिखी हुई है आपकी। तो उन्होंने बोला है वन विभाग, तो वन विभाग को बोला गया है कि जो वनों में जो पुटुस होता है ये पूरा देश भर में पाया जाता है, आक्रामक प्रजाति है और इसका वैज्ञानिक नाम लैंटाना कमारा है। ये जो पुटुस है देश भर में पाया जाता है, आप सभी ने देखा होगा। और मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग इसकी एक बार तस्वीर जरूर देखें इंटरनेट करके। तो ये जो पुटुस है ये देश भर में पाया जाता है, रहवास इलाकों में भी पाया जाता है, जंगलों में पाया जाता है। तो जंगल से इसको साफ करने के लिए ग्रामीणों को रोजगार दिया जाए, जंगल की सफाई की जाए और इस सफाई में किसानों को रोजगार दिया जाए और इसकी सफाई से जो जगह बचेगा वहां वृक्षारोपण किया जाए। तो इससे किसानों को रोजगार प्राप्त होगा और वनों का संरक्षण होगा, जैव विविधता का भी संरक्षण होगा। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि पंचायत विभाग से बात करके आप गांवों में तालाब और संरचना को मजबूत करिए। जो तालाब पुराने हो गए हैं उनका मरम्मत करिए, तालाबों के मेड़ों को मजबूत करिए। क्यों ऐसे कह रहे हैं? क्यों बरसात में आमतौर पर सरकार ज्यादा काम लोगों को नहीं देती है, क्योंकि उनके पास खुद का काम होता है खेती किसानी का। खरीफ फसल व्यापक तौर पर छत्तीसगढ़ में किया जाता है, लेकिन इस वर्ष वर्षा में कमी और वर्षा का अनियमित प्रारूप के कारण किसानों के लिए जीवन निर्वाह का खतरा उत्पन्न हो गया है, आय का संकट उत्पन्न हो गया है। तो इसके निवारण के लिए वन संरक्षण के क्षेत्र में जंगलों से पुटुस की सफाई की जाएगी और उसके स्थान पर वृक्षारोपण किया जाएगा। इस दौरान में वनवासी और ग्रामीणों और कृषकों को रोजगार प्राप्त होगा। इसी प्रकार पंचायत विभाग गांवों में तालाब के निर्माण को प्रोत्साहित करेगी और तालाबों के निर्माण, जो पुराने तालाब हैं उनका मरम्मत कराएगी, जैसे मेड़ को और मजबूत बनाएगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। ये आप देख रहे हैं कि बिल्कुल अनियमित बारिश हो रही है, जब बारिश होनी चाहिए तब बारिश नहीं हो रही है। तो इसको आप ध्यान में रखें। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। आज ज्यादा खबर हमारे पास नहीं थे। अगली खबर को लेकर हम लोग अगले एपिसोड में बात करेंगे।